वो जो 25 साल वाला है वो गोल फिक्स करे तो अचीव कर सकता है। हाँ 50 साल वाले के लिए तो बहुत सारी आने वाले सालों में जरूरतें हैं, बच्चे सेटल करने हैं, बच्चों की स्टडी है, बच्चों की मैरिज है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसके पास टाइम बहुत कम बचा है। हम्म, ठीक है ना? तो आई थिंक ना के इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग, लोग यही कर रहे हैं, जबकि इसका तरीका यह है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। सो दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द इंडियंस, क्योंकि हम बेसिकली हज़ारों लाखों रुपए अपने कपड़ों पे, अपने फ़ोन्स पे, अपनी गाड़ियों पे, हर चीज़ों पे लगा लेते हैं। बट जब बात आती है हमारे फ्यूचर के बारे में तो हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होता। तो उन आंसर्स के लिए हम आज आए हैं लुधियाना की सबसे टॉप लीडिंग फर्म सेफ फ्यूचर एडवाइजरी फर्म में, जहाँ पे हमें सारी एडवाइजरी मिलती है फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर आवर फ्यूचर प्लान्स। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वहाँ पे हम बात करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, क्या मिथ्स होते हैं इस लाइन में, कैसे हम अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके लिए आज हम ऑन द शो पारुल चावला नॉलेज अनप्लग्ड हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाने वाले हैं। एंड टुडे वी हैव द टॉप लीडर, टॉप रैंकर इन इंडिया फ्रॉम सेफ फ्यूचर फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर हरीश जी। सो वेलकम टू आवर शो। एंड सर क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया पारुल जी, क्या हालचाल है आपके? आप बताइए, ठीक है? ऑल वेल? All well, sir. All well. And welcome to our show, Parul Chavla Knowledge Unplugged, and on the series Learn from Experts. थैंक यू वेरी मच। Sir, what is basically future advisory? पारुल जी, ऐसे है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जहाँ तक एडवाइजरी का सवाल है, आज अगर हम बात करें कि हमारे हिंदुस्तान में मोर देन 20 लाख एडवाइजर्स हैं, तो जो 20 लाख लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी अपने अपने लेवल पे अपनी समझ से एक अच्छी एडवाइस दे रहे होंगे, और हर आदमी अपने आप को बेसिकली एडवाइज़र ही कहता है। बिल्कुल। भले ही उसकी नॉलेज कम हो, भले ही उसकी नॉलेज ज़्यादा हो, हम इस चीज़ में ना पढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि एडवाइजरी जो है, एक हम क्वालिफाइड प्रोफेशनल किसी बंदे से लेते हैं, जी। एक होता है एक नॉन प्रोफेशनल या एक आम किसी से एडवाइजरी लेते हैं। जहां तक इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात आती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई टाइम ऐसा था जब लोग जब रिटर्न भरते थे इनकम टैक्स की, तो नॉर्मली टैक्स प्रैक्टिशनर जो होते थे उनके थ्रू भरते थे। आज भी टैक्स प्रैक्टिशनर, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कभी भी आप एक चीज नोटिस करना, जब भी बात होती है रिटर्न भरने की, तो हर बंदा ये कहता है जी मैं अपने सीए के पास जा रहा हूं, मैं अपने सीए के थ्रू रिटर्न भर रहा हूं। जी। ठीक है ना? तो आया वो अकाउंटेंट है या टैक्स प्रैक्टिशनर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन बोलने में लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बोलते हैं। तो ये चीज हमें इस बात का मैसेज देती है कि लोग धीरे धीरे उनका माइंडसेट जो है चेंज हो रहा है। मतलब अगर रिटर्न की बात आती है तो सीए की बात करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर की, जी। तो डॉक्टर की जब बात करते हैं तो उस वक्त, आज कोई टाइम ऐसा था जब लोग आरएमपी के पास जाते थे, ठीक है, फिर एमबीबीएस का जमाना आ गया, फिर एमडी एमएस का जमाना आ गया, आज जमाना आ गया स्पेशलाइजेशन का, जी। कि कौन डॉक्टर किस बीमारी का, किस प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट है। Special। ठीक है ना? तो उसमें भी बहुत बड़ी चेंज आ गई। आज हर आदमी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करता है, सीए की बात करता है। सिमिलरली जहां पे इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की बात आती है, वहां पर आज भी लोग ये कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी से, मेरे पड़ोसी ने ये एजेंसी ले रखी थी, मैंने उससे करवा लिया, और ये मेरे दोस्त ने किया, ये मेरे भाई ने किया, ये मेरे रिश्तेदार ने किया, तो मैंने करवा लिया। ठीक है?
आज भी ये काम जो है ऑब्लिगेटरी हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की बात है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एक हार्ड अर्नड मनी है हमारी, जिसको इन्वेस्ट करते हुए या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए हम भूल जाते हैं कि इसके मायने क्या है। अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है क्या वो अप्रोप्रिएट टाइम पे हमारे काम भी आएगी कि नहीं आएगी, आया वो इन्वेस्टमेंट जो है हमें रिटर्न देगी या नहीं देगी। वो एडवाइजरी जो है हम अगर स्पेशलिस्ट से नहीं लेते, जो एक प्रोफेशनल है या जिसके पास इस लाइन की क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, अगर हम उससे नहीं लेते तो हम अक्सर उस चीज़ में लॉस उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी जो है वो एक प्रोफेशनल, वो जो वर्ड है वो एक प्रोफेशनल के लिए यूज होना चाहिए, या वो एक प्रोफेशनल के लिए बना है, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जस्ट लाइक डॉक्टर। आई थिंक कि एडवाइजरी वही है। और जहाँ तक एथिकल अनएथिकल की बात आती है, तो जो अच्छे एडवाइजर हैं वो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी एडवाइस भी जो है वो एथिकल होगी एज वेल एज एक्सपर्ट एडवाइस होगी। तो आई थिंक कि हमेशा हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए जो है एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एंड सर ये जो लाइन है, पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, बट आप इस लाइन में कैसे स्टेप इन हुए और इस लाइन को कैसे आपने ग्रो किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता पाए। ऐसे है, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो बैंकिंग से हुआ था। मेरे को कुछ स्टॉक ब्रोकर जानते थे जिन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया। उस वक्त जो पब्लिक इशू आते थे शेयर्स के, आजकल जो पब्लिक इशू आते हैं उसमें और उस जमाने में बड़ा अंतर था। वो क्या था कि लोग फिजिकल फॉर्म भरते थे और उनको जो बैंकर होता था वहाँ जाके चेक कैश के साथ उसको डिपॉजिट करवा देना और फॉर्म वहाँ भेज देना। तो उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। तो मैंने भी सब ब्रोकर कोड लिया हुआ था, सब ब्रोकर कोड लेके मैं बैंकिंग के साथ साथ ये काम करता था, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से मैं काम करता था। तो फिर इन द मीन टाइम मैंने यूटीआई के साथ स्टार्ट कर लिया काम। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा और जो काम हम लोग करते थे उसमें को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी, लेकिन पैसे अच्छे बनते थे। तो मेरे को लगा कि मैं मार्केटिंग के लिए बहुत सूटेबल पर्सन हूँ। तो मैंने बैंकिंग से रिज़ाइन किया। देन आई स्टार्टेड एज एन एडवाइज़र। तो मैंने अपना करियर जो है इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का करियर जो है वो 87 में स्टार्ट किया। तो 87 में जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया, पारुल जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस लाइन में आए हैं बाय चांस या मजबूरी से। मैं आया हूँ बाय चॉइस। तो मैं अपने काम में, मैं जो भी काम करता हूँ पैशनेट होकर के काम करता हूँ। इसी वजह से जो है मैं आज की डेट में जिस लेवल पे भी हूँ, जो भी मेरी सेक्स का मंत्रा है वो यही है कि मैं अपने काम में पैशनेट हूँ। तब तक मैं एडवाइस नहीं देता किसी काम के लिए किसी को, जब तक कि उस काम को, उस इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को करने के लिए मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि ये मेरे क्लाइंट के लिए, ये मेरे कस्टमर के हित में है, बिकॉज के आई एम कस्टमर फ्रेंडली। ग्रेट सर, मतलब आप बैंकिंग लाइन से निकल के इस लाइन में आए एंड बाय चॉइस। यस, बाय चॉइस, यस। सो अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो आपके हिसाब से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ये सब चीजें क्या हैं, क्योंकि हमारी यूथ को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज की। यूथ को बोलो कि अच्छा आपकी कितनी, यूथ को ये लगता है सेविंग्स क्या है कि आपको अगर 10,000 एक इनकम आ रही है तो आप वहां से 5,000 एक्सपेंसेस जो आपके फिक्स है उसमें कर लो, 2,000 आप वेरिएबल एक्सपेंसेस कर लो, और जो बच गया वो सेविंग हो ही नहीं पाती। तो क्या होता है, वो कहता है जी सेविंग के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। सबसे मेजर क्वेश्चन आजकल जो है कि सेविंग के लिए तो पैसे ही नहीं है। आपका इस चीज में क्या टेक आएगा सर? देखो ऐसे है, आपने पारुल जी बहुत अच्छा एक और सवाल किया मेरे साथ।
मैं जो आपको बाद में बताना चाहता था वो मैं पहले बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरे पास तो सेविंग के लिए पैसे नहीं बचे। बेसिकली क्या है कि सेविंग और एक्सपेंसेस को लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसको बाइफरकेट नहीं कर पाते। सेविंग का और खर्चों का जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है कि मान लो मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें से 20,000 रुपया पर मंथ सेव करूं, जी। ठीक है ना। पर मैं करता क्या हूं कि मेरे को सैलरी मिली, फटाफट फटाफट पहले मैंने अपने खर्चे निकाले, आलतू फालतू शॉपिंग कर ली, बच्चों के ऊपर खर्च कर दिए, जो भी मेरी नीड्स थी उसको कंप्लीट किया। तो मैं बाद में देखता हूँ कि भी मेरे पास तो 12,000 रुपये बचा है या 10,000 रुपये मेरे पास बचा है, तो वो 10,000 रुपया मैंने सेव कर लिया, ठीक है। पर अगर हम इसको उलट करें, सबसे इसको सेविंग का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। लाख रुपया मेरी इनकम हुई, 20,000 रुपया मैंने सेव कर दिया, मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास तो 80,000 रुपया है, 80,000 रुपये में ही मुझे मैनेज करना है, तो हम सेव कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेविंग का एक तरीका है कि हमें ना के इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, लोग यही कर रहे हैं, जबकि इसका तरीका ये है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ठीक है। जहां तक बात रही, आपने एक ही सवाल में ये एक पॉइंट आपका ये था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इस बात को, चर्चा को जारी रखने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैं एक ही छत के नीचे, ये मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सब कुछ करता हूं जो एक आम आदमी की जरूरत है, जो एक लेमैन को जरूरत है, हम सब कुछ करते हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान भी करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी करते हैं जो आज की तारीख में लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जनरल इंश्योरेंस में हम कार इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस भी करते हैं, ठीक है। कुछ बैंकों के साथ हमारी फ्रेंचाइजी है, जो हाउसिंग बैंकों का हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमारी फ्रेंचाइजी है, उसमें हम फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, प्लस हम म्यूचुअल फंड भी करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, भले ही वो SIP में हो या लमसम हो। हमारा जो इसमें इन्वेस्ट करवाने का तरीका है वो ये है कि हम उसको रिस्क को मॉडरेट करते हैं और रिटर्न कैसे अच्छी आनी है, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम उसमें उनका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। अब जो आपका सवाल है मैं उसके ऊपर आता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ठीक है। सबसे पहली मैं आपको और एक चीज ऐड करके आगे बढ़ूंगा कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो एक फ्रूट बास्केट की तरह है। जिस तरह से हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर मान लो हमने फ्रूट की बास्केट रखी है, मैं एक ही तरह का फ्रूट उसमें डाल दूं, बनाना डाल दूं, तो मान लो टेबल के ऊपर 6 लोग बैठे हैं, सभी को बनाना नहीं खाना, फिर मैंने उसमें ऑरेंज ऐड कर दी है, मे बी किसी को ऑरेंज खाना है, किसी को बनाना खाना है, फिर मैंने एप्पल ऐड कर दी है, फिर उसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें और ऐड कर दी, ग्रेप्स कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, तो उसमें 5-6 टाइप के जो फ्रूट्स हैं, हम जितने लोग बैठे हैं ना, तो इसका मतलब यह है किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो पसंद आएगा, मनपसंद चीजें जो है उनकी फ्रूट बास्केट में है। सिमिलरली जब हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बास्केट को सजाते हैं, उसमें भी हमारे पास हर तरह की सेविंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जहां तक सेविंग की बास्केट की मैं बात करूं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सेविंग में मुझे आज तक सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट नजर आते हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो है LIC की या लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी, दैट इज योर सेविंग।
इसके अलावा मुझे नजर आता है पीपीएफ अकाउंट। ये दो चीजों को मैं क्यों सेविंग मान के चलता हूं, ये मेरी अपनी सोच है, बिल्कुल। किसी की नजर में क्या है वो अलग बात है। वो क्या है कि अगर मैं पीपीएफ अकाउंट की बात करूं, मान लो मेरे को लगता है कि मेरे को 15 साल के बाद पैसों की जरूरत है, पीपीएफ अकाउंट में आपको पैसे 15 साल की स्कीम है, 15 साल के बाद ही मिलेंगे। बिफोर टाइम उसको आप प्री मैच्योर कभी नहीं करवा सकते, ठीक है। बिफोर मैच्योर वो दो ही तरीकों से हो सकता है, एक तो इन केस बंदे की डेथ हो जाए, एक तरीका ये है कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, पीआर लेके जा रहे हैं, हम उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो वो हमारा प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसी। अगर हम उसको प्री मैच्योर लेना चाहेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, राइट। प्लस हमारा इंश्योरेंस का जो कवर है वो भी खत्म होता है। एंडोमेंट पॉलिसी को भी लोग उसको कैंसिल करवाने के लिए, सरेंडर कराने के लिए 20 बार सोचेंगे कि मैं अपना इंश्योरेंस कवर का लॉस करूं कि ना करूं, अपने बोनसेस जो मेरे को मिलने वाले थे उसका लॉस करूं या ना करूं, तो उसको भी लोग अवॉइड करते हैं, छोट मतलब विड्रॉ करवाने के लिए। बाकी जितनी टाइप की भी सेविंग्स है, जिनको लोग सेविंग बोलते हैं, मैं उनको इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। सेविंग अकाउंट में सेविंग होती नहीं है, जब आपका मन किया आपने ले लिए, जब आपका मन किया आपने डाल दिए, दैट इज नॉट योर सेविंग। सिमिलरली फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं फिक्स्ड डिपॉजिट करता हूं, बट मैं उसको सेविंग नहीं मानता, मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके मैंने वो पैसे उसमें डाले हैं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इसलिए नहीं मानता कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उसको एफडी को तोड़वा लूंगा, ठीक है ना। जो मेरी रीच में है दैट इज नॉट सेविंग। सिमिलरली और भी बहुत सारी स्कीमों में फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। देन उसके बाद आती है म्यूचुअल फंड की बारी। मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ, बड़ा अच्छा काम है मेरा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड को भी मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। क्यों इन्वेस्टमेंट मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी जब आप चाहो विड्रॉल ले सकते हो। अभी आपने देखा कि लोग पार्शियल विड्रॉल ले लेते हैं, या एसआईपी चल रही है तो उसको स्टॉप करवा देते हैं, उसके साथ भी आपकी कोई सेविंग नहीं है, उसमें वो भी इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न लेने के लिए हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं और जब चाहे उसको निकाल लें। सेविंग वो है जो आपकी रीच में ना हो और एक एप्रोप्रिएट टाइम पे जो आपने गोल फिक्स किया है, उस गोल को अचीव करने के टाइम पे आपको वो पैसे मिले, दैट इज योर सेविंग, ठीक है ना। मान लो मेरा गोल है, मैं अपने बच्चे की शादी पे मेरे को 20 लाख रुपया चाहिए, मैं आज से प्लानिंग करनी शुरू करता हूं कि मेरे बच्चे की शादी पे मुझे 20 लाख कैसे मिलेगा। मैं ईयरली, मंथली, क्वार्टरली उसको सेव करता हूं, तो एक एप्रोप्रिएट टाइम पे वो मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। और जहां तक बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, वो हमारी रीच में है, जब चाहो उसको विड्रॉ कर लो, जब चाहो उसको फिर से स्टार्ट कर लो। वो इन्वेस्टमेंट, वो मैं उनको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जो पैसे आपके बिजनेस के लिए आपका कोई गोल फिक्स किया हुआ है, या बच्चे की मैरिज के लिए किया है, या बच्चे की एजुकेशन के लिए किया हुआ है, वो पैसे आपने सेव किए जो आपके गोल को अचीव करे, मैं ये मान के चलता हूँ। मेरे पास इधर हमारे ट्राइडेंट ग्रुप है, ट्राइडेंट ग्रुप से कई बार क्या होता है, यंगस्टर्स हमारे बोर्ड्स वगैरह देखते हैं तो वो निकलते निकलते रुक जाते हैं हमसे एडवाइस लेने के लिए, तो मोस्टली यंग ही होते हैं। तो उनसे मेरा एक ही सवाल होता है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट पॉलिसीज कितनी ले रखी हैं, कितनी है आपके पास, क्योंकि उसी से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी है, उसी से आपके गोल अचीव होने हैं। या आपने मेडिक्लेम करवा रखी है या नहीं करवा रखी है, हालांकि उनकी ग्रुप इंश्योरेंस हुई होती है, बट मेरा सवाल उनके साथ रहता ही है कि आप सबसे पहले जितना अर्ली हो सके एंडोमेंट पॉलिसी लो, जिसमें आपको पेंशन का बेनिफिट भी मिले और आपको एक गोल अचीव करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो मिले। सबसे पहले वहां से अपना करियर स्टार्ट करो। मान लो वो कहता है जी मुझे एसआईपी करनी है,
तो मैं कहता हूँ जरूर करो, हम भी बेचते हैं, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। बट एक डिफरेंस मैं उनको जरूर समझाता हूँ कि मान लो 1% 50 साल का है, 1% 25 साल का है, ठीक है। 25 साल और 50 साल वाला SIP करेगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जब सेम प्लान में सेम अमाउंट में दोनों जाएंगे, जब उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो बोथ विल बी सेम, क्योंकि उसमें एज की कोई कंडीशन नहीं है। जो रिटर्न 25 साल वाले को आ रही है, सेम वही रिटर्न 50 साल वाले को आ रही है, ठीक है। बट जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे तो 25 साल वाले को जो प्रीमियम मिलना है वो 50 साल वाले को प्रीमियम नहीं मिलना, उसको उसकी जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वो मोर्टेलिटी चार्जेस बढ़ने की वजह से उसका प्रीमियम फ्लक्चुएट हो जाएगा। जब प्रीमियम फ्लक्चुएट हो जाएगा तो मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी विल बी सेम, बट उसकी जो रेशो है, रिटर्न की रेशो है, वो यंगस्टर की कम होएगी, ज्यादा होएगी, और हायर एज वाले को उसमें रिटर्न कम आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। वो जो 25 साल वाला है वो गोल फिक्स करे तो अचीव कर सकता है। 50 साल वाले के लिए तो बहुत सारी आने वाले सालों में जरूरतें हैं, बच्चे सेटल करने हैं, बच्चों की स्टडी है, बच्चों की मैरिज है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस सारी चीजें ही इस चीज में। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आती है, जिसको हम एंडोमेंट टाइप पॉलिसी बोलते हैं, एक प्लान नहीं होता, मतलब देयर आर सो मेनी प्लान्स। वो आपकी नीड और आपकी पॉकेट के हिसाब से वो प्लान किया जा सकता है। बट हमेशा हमें अर्ली एज में, यंग एज में सबसे पहले अपने करियर में वहां से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी चीजें धीरे धीरे जो है वो उनको ऐड ऑन करना चाहिए, और सभी कुछ करना चाहिए। गोल्ड भी लेना चाहिए, प्रॉपर्टी भी लेनी चाहिए, म्यूचुअल फंड भी लेना चाहिए, मतलब जो हमारी पूरा पैकेज होना चाहिए। सेविंग है उसको भी हमें फ्रूट बास्केट की तरह ही सजाना चाहिए। मेरे को आपकी एक लाइन इतनी ज्यादा इम्पैक्ट की कि हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है और उसमें ही सेविंग्स नहीं होती। हमारे सेविंग अकाउंट में ही हमारी सेविंग्स नहीं होती। उसमें तो वही बात आ गई ना, जब दिल किया डाल दिया, जब दिल किया निकाल दिया। बिल्कुल। और सर जो LIC के आपने प्लान बताया, एंडोमेंट पॉलिसी बताई, अब उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्योंकि उसकी भी नॉलेज नहीं है हमारे पास। क्योंकि ये जो सारी फाइनेंशियल एजुकेशन है इसकी नॉलेज नहीं दी जाती हमें। जो सबसे ज्यादा लैक होता है वो नॉलेज में, अवेयरनेस में लैक है। तो इस पॉलिसी को कैसे यूथ हेल्प कर सकता है अपनी आगे स्टेजेस में, फ्यूचर में, ताकि उनको कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने से पहले वो प्रिक्योर रहे। पारुल जी, उसमें ये है कि आज के टाइम में जो हमारी जनरेशन है उनके पास आने वाले सालों में पेंशन नहीं है। भले ही वो उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें पेंशन है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें पेंशन नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में, जो IT में या किसी भी सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स में बच्चे जा रहे हैं तो उनके पास पेंशन नहीं है, और काम का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। और जब भी कभी किसी बच्चे से बात होती है तो वो एक ही बात कहता है, भी मैंने तो 45 साल तक काम करना है या 50 साल तक काम करना है, 50 साल के बाद मैंने काम नहीं करना। बट उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या है? आफ्टर 50 आपके पास जो पैसा होना चाहिए वो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, या वो कैसे होगा आपके पास? सरवाइव तो करना ही है ना 50 के बाद। कारण ये है कि जो हमारी लॉन्जेविटी है, एज के हिसाब से देखा जाए तो वो मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं या एडवांसमेंट है उसकी वजह से हमारी एज बढ़ रही है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, ठीक है ना। हमारा जो एज है वो बढ़ रहा है। तो मान लो मैं 50 साल की एज में अपने आप को रिटायर करना चाहता हूं, तो मान लो मैं 80 साल तक जीता हूं, तो 30 साल मेरे को जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? ठीक है ना। तो ये जो चीज है उसको प्लान करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म एंडोमेंट पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसमें पेंशन भी अवेलेबल रहती है, लमसम पेमेंट भी अवेलेबल रहती है, और इन केस हम इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में भी अवेलेबल है।
जिसको हम एंडोमेंट टाइप पॉलिसीज बोलते हैं, वो एक टाइप की पॉलिसी नहीं है, वी हैव सो मैनी पॉलिसीज जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, और इसके अलावा आपको मैच्योरिटी अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं कि भी मैं 70 साल की उम्र में जाके 70 साल तक मेरे को पैसे मिलते रहे, आफ्टर 70 जो मैं महसूस करता हूँ यार मैं इतनी बड़ी अमाउंट इसमें बनी पड़ी है तो मैं किसके लिए छोड़ के जानी है, ये इसको मेच्योर करवा लो, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, पेंशन बंद, लमसम अमाउंट मेरे पास आ जाए और मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। एक तो ये है, एक ये है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम एंडोमेंट पॉलिसी ले लें और उसकी जो 10 साल 15 साल के लिए हम एनुअल एक अमाउंट फिक्स कर लें कि मेरे को हर साल इतने पैसे मिलते रहें। अगर हम वो चीज़ नहीं करना चाहते जस्ट लाइक पेंशन, तो हम उसी पॉलिसी में से हम लमसम पेमेंट भी ले सकते हैं, हम आगे उसको जो कंटिन्यू नहीं करना चाहते मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी नहीं लेना चाहते तो हम उसको लमसम पेमेंट में भी मैच्योर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लमसम इन्वेस्टमेंट करके पेंशन पॉलिसीज हैं जिसमें हमने एक ही बार में इकट्ठी अमाउंट करोड़ 2 करोड़ 50 लाख रुपया डाला तो जो है उसकी पेंशन जो है अगले साल से साथ ही वो पेंशन हमारे को मिलने लग गई। ठीक है, और एक ऑप्शन हमारे पास और भी रहती है कि मान लो कोई 50 साल का पर्सन है, वो उसके पास एक बड़ी अमाउंट है बट वो चाहता है कि मेरे को अभी पेंशन की जरूरत नहीं, जब मैं 60 साल का हूँ हाँ। तो मुझे उसकी पेंशन मिलनी आगे जाके मेरे को जब जरूरत आगे जाके मुझे उसकी पेंशन मिले, तो वो अपनी पेंशन को डेफर कर सकता है 10 साल के लिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड उसमें उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी, जिसको हम एक सिंपल लेमैन के बोले तो एक तरह का, मान लो मैंने 50 लाख रुपया लगाया, 50 लाख के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे 2.5 लाख रुपया पेंशन मिलनी थी या 2 लाख पेंशन मिलनी थी, तो मैं कहता हूँ जी मुझे तो 10 साल बाद चाहिए, मुझे आज पेंशन नहीं चाहिए, तो ईयर वाइज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके, ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो लमसम अमाउंट विद प्रॉफिट मेरे नॉमिनी को मिलेगी। ओके, ठीक है, पेंशन स्टार्ट होने से पहले। ओके, ठीक है, पेंशन स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो माय नॉमिनी विल गेट हैंडसम अमाउंट। ये नहीं कि मैंने 10 साल पेंशन नहीं ली तो मेरे नॉमिनी को वो 50 लाख ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। फिर पेंशन स्टार्ट हो गई, पेंशन स्टार्ट होने के बाद अगले 3-4 साल में उसका रिस्क कवरेज टाइप कह लो या जो एक लमसम अमाउंट मिलने वाली थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बट जब भी डेथ होगी 105% इन्वेस्टेड अमाउंट का उसके नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा। जितने साल उसने पेंशन ले ली वो ले ली, देन उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो मान लो मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था तो 105 रुपये मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, और दूसरा उसमें तरीका ये भी होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे स्पाउस को पेंशन लग जाए तो वो जो ऑप्शन है दैट इज आल्सो अवेलेबल। तो मतलब एंडोमेंट टाइप पॉलिसी लेकर के हम लमसम मैच्योरिटी भी ले सकते हैं, उसको पेंशन भी ले सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी पेंशन को डेफर भी कर सकते हैं और इमीडिएटली पेंशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है और हम चाहते क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने इतने प्लान बताए, मेरे को तो लगता था कि शायद एक ही प्लान होता है तो वो वही चलता रहता है उसी में सारे, पर ये पूरा एक बंडल, एक पैकेज, वी हैव सो मेनी प्लान्स, वही आप गाइड जिसको जैसी नीड है उसको वैसी चीज चाहिए। यस यस। तो सर जब हम इस इन्वेस्टमेंट या सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हमें थोड़ा सा अंदर से ना एक इंस्टिंक्ट आती है कि ये बड़ों की सोचने की चीज है। कोई भी हमसे पूछेगा, हम कह देते थे कि यार पापा को पता है, दादाजी को पता है, ये उनके टाइम की चीज है। बट मेरे हिसाब से आजकल ये यूथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को समझें और करें। तो उस चीज में सर कहाँ से यूथ स्टार्ट कर सकता है इस चीज को? कोई एक अमाउंट होती है या कोई एज होती है, कोई जेंडर का इसमें डिफरेंशिएशन होता है, कुछ भी नहीं होता, कोई भी कुछ भी कर सकता है? कोई भी कुछ भी कर सकता है।
इसमें आपने एक बड़ा अच्छा, आप जितने भी सवाल कर रहे हो बड़े रेलिवेंट हैं। इसमें ना आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो कहते हैं जी मेरे पापा को पता है, वो जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक और भी इसमें कैटेगरी है, या कुछ लोग इस टाइप के भी हैं जो ये कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं ना मेरे सीए को पता है। Okay. ठीक है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि सबसे पहले एक बात बताओ कि डॉक्टर की प्रॉब्लम सीए के पास और सीए की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जा सकते हो? वो कहता है ये तो नहीं हो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेने के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए कि सीए के पास जाना चाहिए? सीए की तो ये जॉब ही नहीं है। बिल्कुल। सीए का सिर्फ काम है वो आपको ये बोल दे कि आपको सेक्शन 80C में इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आप करके आ जाओ। भले ही आप उस पैसे को कुएं में डाल के आ जाओ जिसमें सेक्शन 80C का रिबेट मिलता हो, बस इतना ही कंसर्न है। वो आपको सीए अपने काम के लिए एडवाइस करेगा, ना कि इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए एडवाइस करेगा। ओके। वो अपने फील्ड का मास्टर है, एडवाइजर अपने फील्ड का मास्टर है। दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरे फादर देख रहे थे, ये बच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बट इस सैल्यूट के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो निर्वाह पेरेंट्स ने किया हमारे लिए, वो आगे हमें भी कैरी ऑन करना है। मेरे फादर ने मेरे लिए किया, मेरे बच्चों के लिए मैंने करना है और अपने लिए मैंने करना है। ठीक है ना? तो इसलिए उस चीज के लिए उनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, उनको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखो, कोई टाइम ऐसा था पारुल जी, 5,000 के सम एश्योर्ड की पॉलिसी हम करते थे। 5,000 के सम एश्योर्ड की पॉलिसी हम करते थे जब मैंने ये बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे पहुंचे। 5 लाख रुपए की पॉलिसी अगर हमने करा नहीं ना, रात को नींद नहीं आती थी हमें कि 5,000 के सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेच के हम 25,000 का प्रीमियम ले आए हैं। अगले दिन जब तक वो डिपॉजिट नहीं हो जाता था, डिपॉजिट होने के बाद ब्रांच मैनेजर ने हमें ऑनर करना कि आज ये 25,000 का प्रीमियम लेके आया। ठीक है? और पारुल जी, टाइम में इतनी चेंज आई है, मैं एक दिन में 57 लाख का प्रीमियम लेके आया हूं, 6-6 करोड़ का सम एश्योर्ड बेच के आया हूं। इतना समय का अंतर आया है। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने लिए जो असेसमेंट है खुद करें। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि हम किसी को मिलते हैं, जाके लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारे पास तो 4-5 पॉलिसीज हो रखी हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है आपने 4-5 पॉलिसी करवाई है, इसके मतलब ये निकलता है कि यू आर इंश्योरेंस माइंडेड। ठीक है ना? बहुत खुशी हुई मुझे कि आपको इंश्योरेंस के बारे में अभी, क्या मैं वो आपकी पॉलिसीज देख सकता हूँ? ठीक है ना? तो जब वो दिखाते हैं उस पॉलिसीज के बीच में सम एश्योर्ड क्या होता है, 1 लाख रुपए का, 2 लाख का, 50,000 का, 3 लाख का। जब हम 5-6 पॉलिसियां क्लब करते हैं तो उसका टोटल सम एश्योर्ड 10 लाख भी नहीं बनता, 10 लाख भी नहीं बनता, जबकि उसकी वर्थ उससे कहीं ज्यादा होती है। वो बहुत बड़ी पॉलिसी ले सकता होता है। मैं उनको एक बात बोलता हूं कि मेरी जेब में 19 नोट 100 के हैं, आपकी जेब में एक नोट 2,000 का, वैल्यू किसकी ज्यादा है? 19 नंबर्स की वैल्यू ज्यादा है या एक नंबर में 2,000 की? कहते नहीं, ऑब्वियसली 2,000 के नोट की वैल्यू ज्यादा है। तो मैंने कहा भी आप पॉलिसीज को नंबर के हिसाब से क्यों कैलकुलेट करते हो, क्यों काउंट करते हो कि मेरी 10 पॉलिसी हो रखी है मेरे? अरे पॉलिसीज को छोड़ो, जिस तरह से नोट की वैल्यू मेरे पास 19 है, आपके पास एक की वैल्यू ज्यादा है, मेरे पास 19 की वैल्यू कम है, नंबर ऑफ पॉलिसी से मत काउंट करो, उसकी वैल्यू से काउंट करो। अच्छा, अब मान लो किसी ने
20 साल की पॉलिसी ली थी, वो 20 साल की जो पॉलिसी थी उसके 18 साल निकल चुके हैं। 1 लाख रुपए की पॉलिसी थी, ठीक है, जो आपने 18 साल प्रीमियम दे दिया, वो इंश्योरेंस आपने बाय कर लिया। बिल्कुल ठीक है ना। इंश्योरेंस वो है जो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है, उन्होंने ठीक है देनी है हमें वापस। जो जिस चीज की लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है, दैट इज एन इंश्योरेंस। ये माउस है, ये मुझे आपने गिफ्ट किया, ठीक है ना, ये मेरे लिए एक मतलब जस्ट लाइक मेरे को तो ऐसे ही मिला है ना, हाँ, बिल्कुल। ये मेरे लिए वैल्यू रखता है, ये मैंने बाय कर लिया, ये तो मेरा अपना है। अब सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आपने 18 साल प्रीमियम दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 के सम इंश्योर्ड को आपने परचेज कर लिया। 1 लाख में से बचा क्या? 10,000। तो उस इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो वैल्यू है ना, वो 1 लाख नहीं है, वो 10,000 है। 90,000 का रिस्क कवरेज आपने बाय किया हुआ है। दैट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ योर कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 10,000 है। जब उसको 6 पॉलिसियों की वैल्यू कैलकुलेट करके हम देते हैं कि इसकी वैल्यू 10,000 बची है, इसकी 40,000 बची है, तो टोटल वैल्यू 6 पॉलिसियों की, 5 पॉलिसियों की 2 लाख नहीं बनती। अब बताओ 2 लाख रुपए की पॉलिसी की वैल्यू क्या है, जबकि आपका मे भी 2 लाख रुपया महीने का पेट्रोल का खर्चा हो। इंश्योरेंस वो है जो भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरी फैमिली का जो स्टेटस है वो सेम लेवल पे रहे जिस लेवल पे मैंने रखा हुआ था। ठीक है ना। अगर मैं एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लेता, मेरे बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैंने मान लो कार लोन पे ले रखी है, या तो उसकी ईएमआई देंगे अगर उनके पास पैसे हैं तो अगर नहीं है तो कंपनी वाले कार उठा के ले जाएंगे। मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, अगर उसकी ईएमआई देंगे तो वो घर अपना है, अदरवाइज वो बैंक क्या करेगा? वो जो ब्रोकरेज बैंक क्या करेगा? मकान ले जाएगा, सील कर देंगे। ठीक है ना। कहने को मैं कहूँ जी मेरे पास तो बहुत एसेट्स हैं, मेरे पास 4 कारें हैं, मेरा घर है, मेरी फैक्ट्री है, बट सारी चीजें अंडर लोन है, प्लेज पड़ी है, तो वो मेरी नहीं है। मेरा सिर्फ वही है जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है। अगर मैं कहता हूँ मेरी फैक्ट्री इंश्योरेंस जरूरी है, मेरी कार इंश्योरेंस जरूरी है, वो चीजें मैंने बनाई हैं, अगर वो जरूरी है, व्हाई नॉट लाइफ इंश्योरेंस? जिसको मैंने बनाया है, मेरी इंश्योरेंस नहीं है तो उन चीजों की वैल्यू क्या है जो मैंने बनाई है? तो इसलिए ये चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा होता हूँ कि अगर कोई 2 व्हीलर लेता है या 4 व्हीलर लेता है या कोई फैक्ट्री होती है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए मतलब ऐसा भी होता है कि चालान काट देते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है जी गाड़ी की, चालान कटवाओ। बट जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है, जिसने वो गाड़ी खरीदी, ये बॉडी, हमारा पता नहीं क्या है क्या नहीं, हम गाड़ियों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, अपने व्हीकल्स के लिए। फोन की इंश्योरेंस आने लग गई आजकल, तो फोन की छोड़ो, आजकल वॉचेस की इंश्योरेंस आने लग गई कि घड़ी, आप महंगी कोई घड़ी ले लो, उसकी इंश्योरेंस करा लो जी, चोरी ना हो जाए। पर जो अपनी लाइफ है उसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आनी चाहिए, फिर सारी चीजें बाकी की आनी चाहिए, एज पर अब जो मेरे को समझ आ रहा है। तो इसके साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, यूथ को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे स्टॉक से कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज को भी साथ देख के चलना चाहिए? यूथ के लिए क्या एक मैसेज है सर? देखो, मैंने अपनी बातचीत में एक बात कही थी, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है देखा देखी। ठीक है। पहले जमाने में लोग बोलते थे भेड़ चाल, भी एक ने जो काम किया दूसरे पर, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूंगा देखा देखी। ठीक है ना। वो जो एक देखा देखी का ट्रेंड चल रहा है वो गलत है। मैं अपनी हैसियत देखूं, मैं अपनी जरूरत देखूं, मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखूं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ भी परचेज करना है वो उस हिसाब से परचेज करना चाहिए। जहां तक यूथ के लिए मेरा एक मैसेज है, मैं वो ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक फॉर्मूला बताया, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, एक उस मंत्रा को फॉलो करें। दूसरा ये है
कि रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करें। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। पहले क्या था, जॉइंट फैमिली प्रथा होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है। पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, बच्चे कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं, तो पेरेंट्स को अपने आप को लुक आफ्टर करने के लिए उनकी पर्सनल इनकम होनी बहुत जरूरी है, बहुत ठीक है। और जहां तक रही अपना इस बात की बात कि इंश्योरेंस क्यों चाहिए, इंश्योरेंस जो है वो हमारी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज आप इंडिविजुअल हो, ठीक है ना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। कल आप मैरिज करवा लेते हो, वाइफ आपकी लायबिलिटी है, उसकी उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। फिर आपके एक बेबी होता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, एक लायबिलिटी जुड़ जाती है एक बेबी हुआ तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरा बेबी हुआ आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई। जिस तरह से ये लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, उन लायबिलिटीज को कवर करने के लिए हमें रिस्क कवर भी बढ़ाना चाहिए। जस्ट लाइक फैक्ट्री इंश्योरेंस में मान लो आपके पास 4 मशीनें थी, आपने 10 कर ली, तो आप कहते हो इन 6 की भी इंश्योरेंस और कर दो। जब एक्सपेंशन पे आए तो इंश्योरेंस एक्सपेंड। छोटी कार से मैं बड़ी कार में आया, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं मारुति की इंश्योरेंस BMW पे करवा दूं। सिमिलरली जिस तरह से हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, हमें अपना रिस्क कवर बढ़ाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा स्टेटस बढ़ता है। हमें स्टेटस को भी ध्यान में रखना है कि जो मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, क्या वो मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जहां तक इस बात की बात है, आजकल की जनरेशन एक बात ये भी कहती है कि आप टर्म प्लान करवा लो। मैं भी टर्म प्लान बहुत बेचता हूँ, मैं टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर हूँ, तो टर्म प्लान तो सेल करूंगा ही ना मैं। बिल्कुल। दूसरे साथ में ये कहते हैं जी म्यूचुअल फंड करवा लो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ टर्म प्लान इज ओके, बट म्यूचुअल फंड जो है वो आपकी सेविंग नहीं है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। जिस चीज को आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, वो सेविंग नहीं है। टर्म प्लान हो गया आपकी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, आप नहीं रहोगे, फैमिली को एक पैसा मिल जाएगा, वो फैमिली प्रोटेक्शन होगी। बट आप सरवाइव करते हो तो आपके लिए क्या है, उसके लिए एंडाउमेंट पॉलिसी जो है बहुत जरूरी है, पेंशन पॉलिसी जो है बहुत जरूरी है। तो मेरे को खुद बहुत सारी चीजें ना क्लियर नहीं थी, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने लगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग्स क्या होती हैं, और माइंड वैसे वर्क करने लग गया। तो सर एक मैं छोटी सी लास्ट एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना है, या लुधियाना में अगर कोई है, तो अगर आपको सर से मिलना है कहीं कभी भी, तो सर एक बार आप अपना एड्रेस जरूर बता दें। हाँ, मैं बता देता हूँ। जहाँ तक मैं इस बात की बात करूँ पारुल जी, मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 40 साल से हूँ। भले ही मैं बैंकिंग में था, या उसके बाद मैं एज एन एडवाइज़र अपना करियर स्टार्ट किया। 40-42 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। तो इन 40-42 सालों में हज़ारों लोग लुधियाना में ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं जानता, पर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कॉल्स हमें ऐसी आती हैं जो कहते हैं जी हमें आपके किसी के टेबल के ऊपर आपका कैलेंडर पड़ा हुआ था, कहीं आपकी डायरी पड़ी हुई थी, तो वहाँ से आपका नंबर लिया, ठीक है। तो ऐसी भी कॉल्स हमारे पास आती हैं। जहाँ तक मेरे ऑफिस की बात है, मेरे ऑफिस का एड्रेस है 4 अरिहंत टावर, किचनू नगर मेन मार्केट लुधियाना। किचनू नगर मेन मार्केट, जो किचनू नगर के अंदर की ये मेन मार्केट है। ओके। तो मेरा मोबाइल नंबर भी अगर कहो तो हाँ, मैं मोबाइल नंबर नीचे आपका डिस्प्ले करवा दूंगा, साथ में सर का कार्ड भी आ जाएगा। और आपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो आप टॉप रैंकर मिस्टर हरीश अरोड़ा जी से कभी भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। और ऐसी टॉक्स के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। सो मिलेंगे बहुत ही जल्दी नवी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना भी और बाकियों का भी। एंड थैंक यू हरीश जी सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।